हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज़ मी आकृति सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ नर्सेज इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हमारे चैनल पे बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एडमिशन के रिगार्डिंग एज वेल एज एकेडमिक गाइडेंस। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का टाइमली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए। और फिर जो बच्चे आज ये लेक्चर पहला देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन लेक्चर्स अपलोड कर दिया है। ठीक है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है हेल्थ एंड इलनेस, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का जो कि एक सब्जेक्ट है, उसका फर्स्ट यूनिट हेल्थ एंड इलनेस का कंप्लीट लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। चैनल के होम पेज पे जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है आप उधर विजिट करिए, वहाँ पे जितनी भी लेक्चर वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुकी हैं सबका आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है, उधर से आप अपनी सारी वीडियोस देख करके, लेक्चर देख करके नोट्स बना लीजिए। और फिर सेकंड यूनिट है हमारा, दैट इज़ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। उसमें अब तक हम इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट, कॉन्सेप्ट, मीनिंग डिस्कस कर चुके हैं, साथ ही साथ लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलनेस भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक टॉपिक जो मैं खुद से आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ द रोल ऑफ नर्सेज इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, कि जब भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के रिगार्डिंग आपसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए 15 मार्क्स में, सबसे लॉन्ग आंसर में जब ये टॉपिक आए, तो आप ये जो टर्म है दैट इज़ द रोल ऑफ नर्सेज इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, आप इसको ज़रूर ऐड करना। ठीक है, इस टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़रूर अपनी आंसर जब आप लिखना कॉपी में सेमेस्टर एग्ज़ाम में, इंटरनल एग्ज़ाम में, तब ये टॉपिक ज़रूर ऐड कर देना। इतना स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन ज़रूर ऐड कर देना, जिससे आपका जो मार्क्स है वो आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, इवेल्युएटर आपकी कॉपी को देख करके इम्प्रेस हो जाएंगे और आपको अच्छे से मार्क्स देंगे। तो चलो ठीक है, अब फटाफट से अपनी नोटबुक ले लो, ब्लू पेन, ब्लैक पेन ले लो। ठीक है, और फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी दिवाली चल रही थी। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेल आ रहा था कि क्या हुआ, हमें लेक्चर्स नहीं मिलेगी, नोट्स नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ दिवाली था, तो उसमें सबको मतलब फेस्टिवल के टाइम पे सबको फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम सबने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लिया, वापस से पढ़ाई को दोबारा से स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। तो चलो पढ़ाई अब स्टार्ट करते हैं। आज से लेक्चर सीरीज़ वापस से रिकंटिन्यू हो रही है। ठीक है, सो चलो गेट बैक टू आवर वर्क गाइस, चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ नर्सेज इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में एक नर्स का क्या रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये भाई कि नर्सेज प्ले अ वाइटल रोल इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, कंट्रीब्यूटिंग टू पेशेंट केयर, एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन। तो जो हमारी नर्सेज होती हैं या हम खुद जो नर्सेज हैं, हमारा जो काम है वो लिमिटेड नहीं होता है। हम बहुत ज़्यादा, मतलब कि हमारा जो काम होता है ना, वो आपको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने के हर एक स्टेप पे हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बात चाहे एक पर्टिकुलर पेशेंट की केयर की हो, उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की हो, या फिर उसके हेल्थ के रिगार्डिंग उसे एजुकेट करने की हो, या फिर उनके हेल्थ के प्रमोशन की बात हो, हम हेल्थ केयर सर्विस में जो हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, हम नर्सेज हैं, हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो नर्सेज प्ले अ वाइटल रोल इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, कंट्रीब्यूटिंग टू पेशेंट केयर, एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन। ओके, सो ये था इंट्रोडक्शन हमारे रोल ऑफ नर्सेज इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का। अब हम थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साइड बढ़ते हैं। तो पहला जो वर्क होता है दैट इज़ द डायरेक्ट पेशेंट केयर। भाई देखो, आप भी खुद देखते होगे, या आपने अब एज अ नर्स, एज अ स्टूडेंट नर्स, आप नर्सिंग फील्ड में नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन अडेप्ट करने, एक्सेप्ट करने अब आप एंटर हो ही चुके हो। तो आपने भी खुद ऑब्जर्व किया होगा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, उनकी बीएसटी फाइल पे, जो पेशेंट की फ़ाइल होती है, उस पर वो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर कर देते हैं, जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह होते हैं वो एडवाइस कर देते हैं, और फिर वार्ड से राउंड लगा के चले जाते हैं। बट वार्ड में एक जो नर्स होती है, अगर उसकी 8 आवर की शिफ्ट है, तो वो पूरे 8 घंटे पेशेंट के साथ रहती है। तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट केयर में इन्वॉल्वमेंट है वो नर्स का डायरेक्ट होता है। ठीक है, किसी के थ्रू नहीं होता है। नर्सेज सामने से डायरेक्टली पेशेंट को ऑब्जर्व करती हैं और उनके नीड के अकॉर्डिंग उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं। तो नर्स का जो पहला रोल है वो है डायरेक्ट पेशेंट केयर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, डायरेक्ट पेशेंट केयर। ठीक है, पेशेंट केयर में जो वो
नर्सिंग प्रोसीजर्स अप्लाई कर रही हैं वो डायरेक्टली होता है, किसी के थ्रू नहीं होता है। अब इसमें क्या आता है, सबसे पहला असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट मतलब असेस करना, ऑब्जर्व करना। तो नर्सेस परफॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टू आइडेंटिफाई पेशेंट नीड्स एंड हेल्थ इश्यूज। अब आप जैसे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, तो अभी 1 महीने 2 महीने के बाद आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट होगी। उसमें आपको एक चीज़ सिखाई जाएगी, दैट इज़ हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन बेसिकली होता ये है कि आप पेशेंट के पास जाते हो और पेशेंट के हेल्थ के रिगार्डिंग उनसे सारी हिस्ट्री कलेक्ट करते हो। कि पहले तो उनका आइडेंटिफिकेशन डेटा होता है जिसमें कि आप उनसे उनका नेम, एज, ठीक है, जेंडर आइडेंटिफाई करते हो, उनके फैमिली में कौन कौन है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हेल्थ का आता है। हेल्थ में आप उनका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछते हो कि मतलब यहाँ हॉस्पिटल में आने के पहले क्या उनको कोई डिजीज़ कंडीशन था, ठीक है। फिर उसके बाद आप उनकी पहले कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, या फिर आप फिर उसके बाद आप उनका चीफ कंप्लेंट पूछते हो कि अभी प्रेजेंट टाइम में उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, या फिर हॉस्पिटल में आने के पहले उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही थी। फिर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री होता है, ठीक है, कि अभी जब आप का ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप कैसा फील कर रहे हो, आपको इम्प्रूवमेंट अपनी हेल्थ में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम हिस्ट्री कलेक्शन बोलते हैं। तो ये हिस्ट्री कलेक्शन क्यों होता है, ताकि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है पेशेंट से, आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा के थ्रू आप एनालाइज कर पाओ कि एक्चुअल में जो ट्रीटमेंट, जो हेल्थ केयर सर्विसेज पर्टिकुलर पेशेंट को दी जा रही है, क्या उससे उनकी हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या उससे उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरीके से जो नर्सेज होती हैं, अभी आप एज अ स्टूडेंट हिस्ट्री कलेक्ट करोगे पेशेंट्स का, ठीक है। फिर आप उसके बाद जब फाइनली ग्रेजुएट हो जाओगे, नर्सिंग ग्रेजुएट हो जाओगे, फिर आप हॉस्पिटल में जॉब करोगे, तो आपको जितने पेशेंट्स अलॉट हुए रहेंगे, ठीक है, केयर देने के लिए, नर्सिंग केयर के लिए, उतने पेशेंट्स की आप डेली हिस्ट्री लोगे, डेली उनका असेसमेंट करोगे कि उनको एक्चुअल में बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दैट इज़ असेसमेंट। और ये असेसमेंट डायरेक्ट पेशेंट, मतलब कि जो नर्सेज हैं वो डायरेक्ट पेशेंट केयर में सबसे पहला काम वो क्या करती हैं, असेसमेंट करती हैं, ठीक है। तो असेसमेंट क्या होता है, क्यों होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। बेसिकली ये इसलिए किया जाता है ताकि पेशेंट्स की नीड को हम आइडेंटिफाई कर सकें और उनका जो हेल्थ इशू है उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, और जो हेल्थ इशू को कम करने के लिए या फिर एक गुड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए अब आगे हम किस तरह की केयर प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके का मेडिकल इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन हम आगे प्रोसीड करेंगे, वो सारी चीज़ें प्लान करने के लिए नर्सिंग असेसमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि डायरेक्ट नर्सिंग केयर या फिर डायरेक्ट पेशेंट केयर का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। दैट इज़ द असेसमेंट। और असेसमेंट कौन करता है, नर्सेस करती हैं। तो डायरेक्ट पेशेंट केयर में जो सबसे पहला काम करती हैं नर्सेस, दैट इज़ द असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, मैंने समझा दिया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड है, डायरेक्ट पेशेंट केयर में असेसमेंट कर लिया, अब सेकंड है प्लानिंग। जैसे मैंने बताया ना कि भाई हमने पेशेंट की नीड को आइडेंटिफाई किया, हमने पेशेंट की हेल्थ को आइडेंटिफाई किया, तो हमें क्या ज़रूरत थी पता करने की, प्लानिंग। हमें प्लान करना है ना कि किस तरीके से अब हम उस पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, नर्सिंग केयर प्लान करेंगे। तो वो सारी जो सेकंड डायरेक्ट पेशेंट केयर में स्टेप होता है नर्सेज का, दैट इज़ द प्लानिंग। तो डायरेक्ट पेशेंट केयर में नर्सेज का फर्स्ट स्टेप था असेसमेंट, सेकंड स्टेप है प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, दे डेवलप इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान्स बेस्ड ऑन पेशेंट असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस। तो नर्सेज ने जो असेसमेंट किया उससे जो उन्होंने फाइनली इवेल्युएट किया उसके बिहाफ पे अब प्लान किया जाएगा, इंडिविजुअल पेशेंट के लिए प्लान किया जाएगा कि किस तरीके से उनको मेडिकल केयर, नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराया जाए जिससे उनकी हेल्थ जल्दी से जल्दी रिकवर हो, इम्प्रूव हो, एक अच्छा हेल्दी इंसान, जो बीमार इंसान आया था वो दोबारा से एक अच्छा हेल्दी फिट इंसान बन के जाए, ठीक है। ये हुआ। देन आता है हमारा आपका जो थर्ड स्टेप आता है डायरेक्ट पेशेंट केयर में नर्सेज का जो थर्ड स्टेप होता है, दैट इज़ द इंटरवेंशन, ठीक है। इंटरवेंशन मतलब असेसमेंट का मतलब क्या हुआ, हमने असेस किया, हमने हिस्ट्री वगैरह कलेक्ट की, पेशेंट को ऑब्जर्व किया, देखा कि क्या नीड थी पेशेंट की, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान किया, हमने हेल्थ ट्रीटमेंट प्लान किया। अब भाई प्लानिंग करने के बाद हमने जो भी केयर प्लान किया है वो सारी चीज़ें हमें
प्लान को अब उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, इंटरवेंशन के लिए करना है, मतलब उसको अब अप्लाई करना है पेशेंट पे, ठीक है। तो उसमें नर्सेज क्या करेंगी, नर्सेज एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, ठीक है, नर्सेज एडमिनिस्टर मेडिकेशंस मतलब नर्सेज दवा लगाएंगी, परफॉर्म प्रोसीजर्स एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट्स एज प्रेस्क्राइब्ड। अब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंटरवेंशन मतलब होता है कि वो प्रोसीजर, वो स्टेप्स, वो मेडिकल केयर, वो नर्सिंग केयर जो एक नर्स पेशेंट को देती है। तो भाई नर्स ने सबसे पहले डायरेक्ट पेशेंट केयर में असेस किया कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, उसको क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद उसने डॉक्टर्स को, ऑब्वियस ही बात है डॉक्टर्स राउंड पे आते हैं तो नर्सेज से पूछते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो नर्स ने जो भी ऑब्जर्व किया था नर्स ने डॉक्टर को बताया, फिर डॉक्टर ने उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट एडवाइस किया। फिर नर्सेज जो भी बताएगी, जो भी कंडीशन का डिटेल डॉक्टर को मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, और डॉक्टर फिर से दोबारा से जो असेसमेंट करेंगे उसके बिहाफ पे डॉक्टर्स दोबारा से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और फिर नर्सिंग प्रोसीजर बताएंगे, मेडिकेशंस बताएंगे, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट में आगे क्या क्या, कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या परफॉर्म कराने हैं, वो सारी बातें फाइल पे एडवाइस कर दी जाएगी नर्सेज को। नाउ दिस इज द ड्यूटी ऑफ नर्स कि वो डॉक्टर्स ने जो भी प्रिस्क्राइब किया है, जो भी एडवाइस दिया है मेडिसिन के लिए, जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, वो सारी मेडिसिन को टाइमली, ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूल होता है, ठीक है, दैट इज़ द 10 रूल, उसको वो पढ़ोगे आप, उसके बेसिस पे उसको फॉलो करते हुए नर्सेज जो मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगी, ठीक है। उसके बाद मान लो कोई पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से बेड रिडन है, तो उनको बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। बेड सोर क्या होता है, जो बहुत लंबे टाइम से एक साइड सोने की वजह से जो घाव बन जाते हैं, दैट इज़ द बेड सोर, ठीक है। अगर बेड सोर का कोई पेशेंट है तो उसके लिए वो उनको केयर प्रोवाइड करेंगी, पर्सनलाइज्ड केयर होगा, इंडिविजुअलाइज्ड केयर होगा, उनका बेड मेकिंग वगैरह जो भी नीड होगी, ठीक है, फीडिंग की नीड होगी, खाना खिलाना होगा, जो भी। और फिर उसके बाद जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए डॉक्टर्स उनको एडवाइस करके गए हैं, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ नर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स कि वो उन पेशेंट के अटेंडर को बताएं कि भाई आप लोग वहाँ जाओ, लैब में पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करके दे करके आओ, मतलब नर्सेज कलेक्ट करके देंगी सैंपल, वो अटेंडर ले जाके लैब में देंगे, फिर वहाँ से रिपोर्ट कलेक्ट करके लाई जाएगी, फिर डॉक्टर से आगे एडवाइस लिया जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सब क्या होता है, इंटरवेंशन है, ठीक है। इंटरवेंशन मतलब नर्सेज क्या क्या मेडिकल प्रोसीजर, नर्सिंग प्रोसीजर कर रही हैं, दैट इज द इंटरवेंशन। तो असेस कर लिया, डायरेक्ट पेशेंट केयर में नर्सेज ने सबसे पहले असेसमेंट कर लिया, दूसरा प्लानिंग कर लिया, तीसरा इंटरवेंशन कर लिया, ठीक है। नाउ द टाइम इज टू मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्यों भाई, हमने इतनी मेहनत की है तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम उसको मॉनिटर करें कि हमने जो इतना मेहनत किया है, असेसमेंट किया, देन प्लान किया, फिर डॉक्टर से डिस्कस किया, फिर डॉक्टर ने उसके बिहाफ पे जो एडवाइस किया था मेडिसिन वगैरह, वो सब भी मैंने एज अ नर्स एडमिनिस्टर कर दी। तो अब मैं मॉनिटर करूँगी ना कि मैंने जिस हिसाब से अपना काम किया है उससे पेशेंट को कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें देखना, इट इज़ द मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इज बेसिकली अ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो दे कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर पेशेंट कंडीशन, रिकॉग्नाइज्ड चेंजेस एंड रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली। मैंने वही कहा ना कि एक वार्ड में नर्स जितनी देर तक रहती है अपने ड्यूटी टाइम में, कॉन्टिन्यूसली वो पेशेंट को मॉनिटर करती हैं कि पेशेंट के साइड से दवा लगने के बाद कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत नर्सेज को इतना एक्टिव रहना पड़ता है कि नर्सेज तुरंत अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कर पाएँ कि अगर कोई पेशेंट को ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई किसी पर्टिकुलर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, तो नर्सेज को इतना एक्टिव होना पड़ता है कि भाई तुरंत उस कॉम्प्लिकेशन को, उस एमरजेंसी सिचुएशन को वो हैंडल कर दे, अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या फिर डॉक्टर के आने में थोड़ा टाइम लगेगा तो, ठीक है। तो दिस इज़ द मॉनिटरिंग। तो डायरेक्ट पेशेंट केयर जो कि पहला नर्सेज का रोल होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में, उसमें जो नर्सेज क्या करती हैं, असेसमेंट करती हैं, प्लानिंग करती हैं, इंटरवेंशन करती हैं एंड एट लास्ट मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। तो पहला जो नर्सेज का रोल होता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड रोल ऑफ नर्स इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो भाई दूसरा है हमारा पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को देखो, पेशेंट्स का जब एज अ नर्स, आप एज अ स्टूडेंट नर्स, मैंने भी ऑब्जर्व किया, आप भी ऑब्जर्व करोगे, जब आप वार्ड में ड्यूटी करोगे ना तो आप हमेशा एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अपने डिजीज़ कंडीशन के बारे में एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है कि उनको हुआ क्या है। इवन उनको, अब भाई ऑब्वियसली बात है, अगर डिजीज़ कंडीशन के बारे में नहीं पता है तो उनको ये भी नहीं पता है कि अब आगे से उनको अपना बचाव कैसे करना है। तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ नर्स कि वो पेशेंट को सही तरीके से, ठीक है, कामली, पोलाइटली पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है।
पेशेंट को एजुकेट करना है। ये नहीं कि नॉर्मल सी बीमारी है या कितनी भी बड़ी बीमारी है, भाई एज अ नर्स आपकी ड्यूटी है कि आपको अगर पेशेंट को बताना भी है, उनके डिजीज़ कंडीशन के बारे में आपको उनको एजुकेट करना है या फिर उनसे इन फ्यूचर प्रिवेंशन के लिए रिगार्डिंग उनको एजुकेट करना है। तो ये नहीं कि आप उनको डरा के अरे अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आप दोबारा से बीमार हो जाओगे, आप ऐसे कर दोगे, नहीं भाई, उनको बड़े प्यार से बहुत अच्छे से प्रोफेशनली समझाना है कि अंकल आंटी बाबा दादी दीदी भैया व्हाटएवर आप जो भी एज के हिसाब से उनको बोलो कि आपको ये हेल्थ इश्यूज़ हैं। जैसे मान लो अगर मैं उनका गट इशू है कुछ, ठीक है, उनको इंटेस्टाइन या फिर उनके डाइजेशन का कुछ इशू है, तो आप उनको बोलोगे कि आपको डाइजेशन रिलेटेड इशू हुआ है। मतलब मान लो अगर मैं आपको उनको इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ का अगर मैं IBD का बताऊं तो आपको उनको बताना है कि आपको IBD हुआ है, ठीक है, और ये अब आगे से आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है, आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है, आपको घर का बना अच्छा पका हुआ खाना खाना है, कोशिश करिए कि आप कम मसाले वाला सादा खाना खाएं, ठीक है, आप हल्का गुनगुना पानी पिएं, साफ़ पानी पिएं। तो मतलब इस तरीके से आपको उनको एजुकेट करना है। तो ये किसकी ड्यूटी होती है? ये नर्सेज की ड्यूटी होती है, ठीक है। तो सेकंड जो रोल ऑफ नर्स है इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज़ द पेशेंट एजुकेशन, ठीक है। उसमें पहला आएगा हमारा हेल्थ प्रमोशन आएगा, क्योंकि आप उनको एजुकेट कर रहे हो तो क्यों एजुकेट करो, इसलिए ना कि ताकि उनका जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छा हो पाए और प्रमोट हो पाए। दूसरा है हमारा जो उसी में सेम आता है एजुकेशन में, पेशेंट एजुकेशन में इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हेल्पिंग पेशेंट मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। अब देखो जैसे मैंने बताया कि आप एज अ स्टूडेंट नर्स खुद ऑब्जर्व करोगे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको अपनी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में एग्जैक्टली पता ही नहीं रहेगा कि उनको हुआ क्या है। तो इस हिसाब से ना वो किस तरीके से कौन कौन सा ट्रीटमेंट अपना करा सकते हैं उनको ये भी नहीं पता है। तो ये नर्सेज की ड्यूटी होती है कि मान लो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, डॉक्टर एडवाइस करके चले गए, नर्स ने दवा लगा दिया, अब पेशेंट घबरा रहे हैं कि भाई अब मैं कैसे ठीक होऊंगा, कितना दिन में लग जाएगा, कैसे मेरा इलाज होगा। तो नर्सेज उनको बताएंगी कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप डॉक्टर से इसके रिगार्डिंग बात करिए, डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि कैसे क्या प्रोसीजर होता है, फिर आप उनको हेल्प करोगे कि वो अपने लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज़ करें, क्योंकि आपको पता है ना कि आप नर्स हो, आप एजुकेटेड हो, तो आपको पता है कि पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन सुटेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट को हेल्प करोगे। या फिर अगर डॉक्टर ने कहा है, मान लो किसी को लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए बोलो, या फिर नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं कोई, वैसे नॉर्मल एग्जांपल के लिए हम क्या ले सकते हैं, मान लो ऑर्थो डिपार्टमेंट का केस है, ठीक है, हड्डियों रिलेटेड कुछ इशू है, तो भाई किसी को क्या करानी है, प्लेट्स लगवानी है, ठीक है, या फिर जिसको आप बोलते हो रॉड लगवाना है, तो कुछ है। अब उस जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या होता है, कैसे होता है, डॉक्टर तो बोल के चले गए कि ऑपरेट करके अंदर रॉड डालनी होगी या फिर बोन्स की जगह प्लेट्स लगानी होगी, क्या होता है, कैसे होता है, क्या स्क्रू पड़ेगा, लोहे लगे जाएंगे तो क्या कहीं टेटनस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट्स को पैनिक करेंगी ना, उनकी फैमिली को पैनिक करेगी। तो इट्स योर ड्यूटी कि आप एज अ नर्स आप अटेंडर्स को, पेशेंट को समझाओ कि हाँ ठीक है, आपका ऐसा हेल्थ इशू है, आपका ऐसा हेल्थ कंडीशन है, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि भाई आपकी सर्जरी करके आपके बोन्स को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कराना पड़ेगा, या फिर आपकी बोन्स को दोबारा से उनकी जगह पे लाने के लिए प्लेट्स, रॉड या स्क्रू की नीड पड़ेगी। तो आप इस तरीके से आपका ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है ये सही है, आप इसको आगे डॉक्टर जैसे जैसे आपको एडवाइस कर रहे हैं आप वैसे वैसे कंटिन्यू करिए। तो इस तरीके से आप पेशेंट को एजुकेट कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो अपने लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज़ कर पाएँ, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड नर्सिंग रोल जो होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड नर्सिंग रोल की तरफ, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर। भाई देखो, कोऑर्डिनेशन का मतलब आपको मैंने कहीं ना कहीं एक छोटा एग्जाम्पल देके पहले ही बता दिया है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में जो जितने सारे स्टेप्स होते हैं ना, ग्राउंड लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक, नर्सेज वो होती हैं जो हर एक स्टेप पे उनका कुछ ना कुछ रोल होता है। तो इसलिए टीम कोलैबोरेशन में नर्सेज का होना मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर। मतलब जब एक हेल्थ केयर टीम काम कर रही है तो नर्सेज का वहाँ पे काम है कि सबके साथ कोलैबोरेट करके, मतलब कि डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट हैं, जो जैसे तो नर्स क्या करेगी, सबके साथ भाई कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि वार्ड में पेशेंट के साथ कौन रह रहा है, नर्स ही तो रह रही है। तो डॉक्टर आ रहे हैं तो पेशेंट का कंडीशन कौन बता रहा है, नर्स बता रही है, ठीक है। उसके बाद चलो डॉक्टर ने बोल दिया कि ब्लड टेस्ट कराना है, अब उसके बाद लैब से सैंपल कलेक्ट करने के लिए आ गए हमारे DMLT स्टूडेंट्स आ गए, या फिर DMLT स्टाफ जो भी हैं, लैब टेक्नीशियंस जो भी हैं वो आए।
तो अब ये नर्स की ड्यूटी है ना कि हाँ वो पेशेंट है, बेड नंबर ये है, इनकी फाइल देख लीजिए, अब इनका ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लीजिए, या फिर जो भी प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, वो सारा काम नर्स करा रही हैं। तो जितने हेल्थ केयर अदर टीम मेंबर्स आ रहे हैं तो सबके साथ कोलैबोरेट करके पेशेंट केयर में नर्सेज अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। तो नर्सेज का क्या रोल है? टीम कोलैबोरेशन, मतलब पैथोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है, टेक्नीशियंस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इवन 4th ग्रेड एम्प्लॉयज़ हो गए, सबके साथ मिल करके कोलैबोरेट करके कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना है, नर्सेज का ही काम होता है, ठीक है। तो टीम कोलैबोरेशन ऑल्सो द रोल ऑफ नर्स इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ओके, फिर सेकंड आता है वही हमारा केयर ट्रांजिशन। भाई देखो, केयर ट्रांजिशन मतलब नर्सेज facilitate smooth transition between different care settings such as from hospital to home। अब देखो, जैसे मैंने बताया ना कि अभी तक नर्सेज टीम कोलैबोरेशन में क्या था कि एक पेशेंट का केयर करने में, ट्रीटमेंट करने में जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबके साथ नर्सेज कोऑर्डिनेट कर रही थी। सबको जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी, जिस टाइप के हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी, प्रोफेशनली नर्सेज हेल्प कर रही थी, टीम के साथ कोलैबोरेट कर रही थी। अब पेशेंट जब ठीक हो रहा है तो पेशेंट को हॉस्पिटल से घर जाना है, ठीक है, हॉस्पिटल से पेशेंट को घर जाना है, तो यहाँ पे नर्सेज की ड्यूटी है कि वो किस तरीके से एम्बुलेंस के थ्रू, अगर एम्बुलेंस की नीड है तो पेशेंट को एम्बुलेंस के हेल्प से घर पे पहुँचाएं, साथ ही साथ एजुकेट करें कि आप घर पे किस तरीके से ध्यान रखेंगे पेशेंट का, और फॉलो अप के लिए कब आना है, कैसे आना है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स लेके आनी है। तो ये सारा केयर ट्रांजिशन जो होता है वो नर्सेज का रोल होता है, जो कि कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर के अंडर आता है। ओके, तो चलो ये भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमारा फोर्थ रोल आता है, हमारा फोर्थ रोल है नर्सेज का इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज द एडवोकेसी। एडवोकेसी से सिंपल सा समझो, एडवोकेट जानते होगे आप। एडवोकेट का क्या रोल होता है कि भाई उसका लीगल जस्टिस दिलाना, ठीक है, जज के पास आपका केस लेके जाना और आपका राइट आपको दिलाना, ठीक है, अगर आपके हिस्से जस्टिस है तो आपकी जस्टिस आपको दिलाना, ठीक है। तो सेम एज नर्सेज भी पेशेंट के एडवोकेट की तरफ वर्क करती हैं हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में। पेशेंट एडवोकेसी उनका पहला होता है, दैट इज द नर्सेज advocates for patients right, ठीक है, preferences and needs ensuring they receive appropriate care। मतलब क्या होता है, अब आप देखते होगे, ठीक है, कि जो 4th ग्रेड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करेंगे कि पेशेंट की बेडशीट चेंज नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे। तो लेकिन कि भाई पेशेंट है ना, वो हॉस्पिटल को पे कर रहा है, ठीक है, तो उसका हक है कि उसको उसके हिस्से का केयर मिले, उसके हिस्से की साफ सफाई उसको मिले। तो यहाँ पे नर्सेज क्या करेंगी, ये इंश्योर करेंगे कि जो जो नीड है पेशेंट की, जो जो ज़रूरतें हैं पेशेंट की, वो पेशेंट को टाइम टू टाइम मिलता रहे, पेशेंट के साथ उसकी ट्रीटमेंट में किसी भी तरीके का इनजस्टिस ना हो, किसी भी तरीके का इंजस्टिस ना हो, किसी भी तरीके का माल प्रैक्टिस ना हो, इन सारी चीज़ों को इंश्योर करेंगी, हम इंश्योर करेंगे एज अ नर्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट इज द पेशेंट एडवोकेसी, ठीक है, विच कम्स अंडर द रोल ऑफ नर्स इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ओके, फिर दूसरा आता है पॉलिसी इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब यही है भाई कि हेल्थ पॉलिसीज जितनी भी हैं, ठीक है, अगर जैसे कि मैं आपको बताऊं आयुष्मान भारत, क्योंकि हेल्थ पॉलिसी सबसे अच्छी यही हेल्थ पॉलिसी है, मतलब और भी कई सारी हेल्थ पॉलिसीज हैं, बट इसका इसलिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ फ्रिक्वेंटली क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है। बाकी आप आगे फाइनल ईयर में जब आप ओबीजी पढ़ोगे, दैट इज ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, उसमें आप जितने हेल्थ पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ोगे वहाँ पे वुमेन्स और चाइल्ड्स के रिगार्डिंग जितनी हेल्थ पॉलिसीज़ हैं। तो अभी मैं आपको एक जनरल नर्सिंग का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो इसमें अगर मैं पर्टिकुलरली सिर्फ वुमेन्स के लिए हेल्थ पॉलिसीज़ की बात करूँ तो शायद चीज़ें उतनी रिलेटेबल नहीं होंगी, लेकिन आयुष्मान ये पूरे हेल्थ मिशन के लिए ना, तो इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, एक जनरल हेल्थ मिशन है। तो चलो भाई, पॉलिसी है, इसका क्या मतलब है कि अब मान लो वार्ड में एक पेशेंट है, ठीक है, उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, तो उनके हिसाब से उनके पास अगर आयुष्मान भारत कार्ड है तो और हॉस्पिटल में वो कार्ड वैलिड है, तो ये हॉस्पिटल की ड्यूटी है कि आयुष्मान भारत के थ्रू कार्ड वाले पेशेंट को जितनी फैसिलिटी मिलती है वो फैसिलिटी उस पर्टिकुलर पेशेंट को मिले। तो पॉलिसी इन्वॉल्वमेंट मतलब कि अब ये सारा काम कराने, फाइल पूरे दिन तो नर्स देख रही है ना वार्ड में, तो ये नर्स की ड्यूटी है कि वो टाइम टू टाइम पेशेंट का जो उनको मेडिकेशन लाने के लिए जो स्लिप बना के दे रही हैं, लिस्ट बना के दे रही हैं, उस पर वो मेंशन करें कि हाँ भाई ये आयुष्मान भारत का पेशेंट है, तो जो कंसेशन मतलब मिलना रहेगा वो अपना मेडिकल स्टाफ जो है वो देख लेंगे, मेडिकल स्टोर के स्टाफ जो हैं वो देख लेंगे। तो एक तरीके से आयुष्मान भारत की पॉलिसी में इन्वॉल्वमेंट किसका है, नर्सेज का है। आयुष्मान भारत पॉलिसी का जो कार्ड है वो पेशेंट लेकर के हॉस्पिटल में आया,
अब नर्स को उसकी डिटेल्स मिलने के बाद इट्स अ ड्यूटी ऑफ नर्स कि वो उस पॉलिसी में इन्वॉल्व हो करके उस पॉलिसी के तहत, उसके अंतर्गत बोलो या फिर उस पॉलिसी की वजह से मिलने वाली जितनी बेनिफिट्स हैं उस बेनिफिट्स को पेशेंट को दिलवाना, इंश्योर करना नर्स की ड्यूटी होती है। ठीक है, तो ये नर्स कौन है भाई? मैं हूँ, आप हो, हम सबकी बात हो रही है। तो अपनी ड्यूटी को समझ लो और पूरी लॉयल्टी के साथ अपनी ड्यूटी करना, बिकॉज आई पर्सनली फील कि यार लॉयल्टी से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती। तो मतलब ठीक है, पहले नर्सिंग प्रोफेशन मेरे को भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, बट अब टाइम के साथ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है कि पैसे थोड़े कम कमाना, लेकिन लॉयल्टी के साथ कभी सैक्रिफाइस नहीं करना। ठीक है, और ये आप लोग भी फॉलो करना, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो और मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं जितनी अच्छी बातें बताऊँगी वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पॉलिसी इन्वॉल्वमेंट हमारा हो गया। तो हमने नर्सेज के 4 रोल्स देख लिए और उन 4 रोल्स के अंडर क्या क्या आता है हमने ये भी देख लिया। अब हम 5th रोल की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में, दैट इज द रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। देखो, एक जैसे नर्सेज का भी ना लेवल होता है। अब भाई आपके पास जब एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आप सोचोगे ना कि अब हम कुछ बड़ा करते हैं, अब हम कुछ बड़ा करते हैं। आपके अंदर क्यूरियोसिटी अगर आएगी तो आप क्या सोचोगे कि हम रिसर्च करते हैं, हम देखते हैं कि जो नर्सेज प्रैक्टिस हो रही है एक्चुअल में वो इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का ये भी एक नर्सेज का रोल होता है, दैट इज़ द रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इसमें नर्सेज क्या करती हैं, वो दोबारा से रिसर्च करती हैं। ठीक है, कि जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, नर्सेज प्रैक्टिसेस चल रही हैं, नर्सिंग केयर इंटरवेंशंस हो रहे हैं, वो एक्चुअल में इफेक्टिव हैं या नहीं हैं। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं नर्सेज? रिसर्च पार्टिसिपेशन, नर्सेज कंट्रीब्यूट टू क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, फिर हेल्पिंग टू एडवांस नर्सिंग पेशेंट एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। देखो अब भाई रिसर्च हुआ है तो ऑब्वियसली बात है नर्सेज ने रिसर्च किया, उस रिसर्च का एक प्रोसेस होता है, आप फाइनल ईयर में आओगे तो पढ़ोगे। उसमें क्या होता है कि हम कुछ सैम्पल्स लेते हैं, उस पर हम रिसर्च करते हैं, फिर इस तरीके से अब रिसर्च करेंगे तो उसका एक फाइनल आउटकम भी निकलेगा। तो वो आउटकम आने के बाद नर्सेज बताएंगी, जो हेड नर्सेज जिन्होंने रिसर्च किया है वो बताएंगी कि हाँ ठीक है, ये केयर, ये इंटरवेंशन हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो नहीं, हमें इसको अब कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इसके ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं, पेशेंट्स को इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो अगर कोई जस्ट इमेजिन कि कोई एक नर्सिंग केयर है, इंटरवेंशन है, प्रोसीजर है जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, बट एग्जैक्टली उसकी वजह से कौन कौन से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं इसके बारे में किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बट वहीं से कुछ नर्सेज निकल करके रिसर्च करती हैं, क्लिनिकल जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उस पर रिसर्च करी और फिर उन्होंने फाइनली आउटकम लाया कि ये जो पर्टिकुलर नर्सिंग केयर है इसको हमें रोक देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिल रहा है, नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो सोचो कितना बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा ना, कि हमें ये एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये जैसे कि पहले मान लो हम आईवी इंजेक्शन जब देते हैं या फिर आईवी इंजेक्शन जब पेशेंट को देते हैं तो हम उनको रिलैक्स, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में लेटा के देते हैं। ओके, नॉट सुपाइन मतलब हम उनको, आप बोलोगे कि भाई सुपाइन पोजीशन में, हाँ नहीं, वैसे अगर पेशेंट को ज़्यादा सुपाइन नहीं करना है तो आप उनको 45 डिग्री पे भी लिटा सकते हो, बट ठीक है, आप उनको अच्छे से रिलैक्स मोड पे ही आईवी दोगे। आप उनको कभी भी ऐसे बैठा के नहीं आईवी दे सकते हो अगर उनको कैनुला इंसर्ट है तो अब ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? हम टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहते हैं, देखते हैं कि हमारी कौन सी प्रैक्टिस है जो अच्छी चल रही है, जिससे अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ों की वजह से हमें पता चलता है। तो रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च हमें गाइड करता है कि हमें कौन सी नर्सिंग प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करना है और कौन से नर्सिंग प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू करना है। ठीक है, तो नर्सेज का एक रोल ये भी होता है, हमारा ये रोल ये भी होता है कि हम रिसर्च भी करें और फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करें। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि नहीं यार, क्या हम रिसर्च कर पाएंगे, क्या हम नर्स बन के कुछ बड़ा कर पाएंगे, तो हाँ आप कर पाओगे, आप रिसर्च कर सकते हो। जैसे बाकी प्रोफेशन के लोग अपने पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करते हैं, वैसे आप भी, हम नर्सेज भी अपने फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब भाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एविडेंस, वही बात है कि जो आउटकम निकला है उसके हिसाब से अब हम आगे अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हमारा 6th है रोल, दैट इज द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट हमारी, देखो आप जितने बीएससी नर्सेज हो ना, मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ कि प्रोफेशनल बनो, प्रोफेशनल बनो। लीडरशिप डजंट मीन कि आप अपने से लोअर सेक्शन वाले लोगों को या फिर आप अपने जूनियर्स को या फिर अपने साथ वाले नर्सिंग मेट्स को, जो जिन्हें थोड़ा कम है, मतलब जिन्हें चीज़ें अच्छे से नहीं समझ में आ रही हैं, उनको आप दबाओ, ये मतलब नहीं होता लीडरशिप का। ठीक है,
किसी को नीचे झुकाना इज़ नॉट अ लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स कि आप इतने नॉलेजेबल हो कि अगर आपके साथ 5-10 लोग काम कर रहे हैं तो आप उनको गाइड कर पा रहे हो, ठीक है। आपके अंडर जितने पेशेंट हैं, उनके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनको उनकी डिजीज़ कंडीशन के रिगार्डिंग एजुकेट कर पा रहे हो। दैट इज़ द ट्रू लीडरशिप, ठीक है। एंड मैनेजमेंट इज़ द स्किल। आप हॉस्पिटल में वार्ड में काम कर रहे हो तो आप किस तरीके से अपने नर्सिंग ड्यूटीज़ को मैनेज कर रहे हो, साथ ही साथ पेशेंट केयर को मैनेज कर रहे हो, कैसे आप फाइल वर्क कर रहे हो, कैसे आप पेशेंट वर्क कर रहे हो, कैसे आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड करो। साथ ही साथ एज अ नर्स आपकी ये ड्यूटी भी रहती है कि टाइम टू टाइम आपको अपने जूनियर्स को अपने जूनियर्स को गाइड करना होता है। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से प्रोफेशनली मैनेज करना आपकी स्किल होती है। तो ये नर्सेज का रोल होता है ना, वो जितने अच्छे से लीडरशिप और मैनेजमेंट के स्किल को अपने अंदर डेवलप करेंगी, वो उतना बेटर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहला लीडरशिप में सुपरविजन इज नथिंग बट इट इज़ दैट, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई लीडरशिप का मतलब होता है कि अगर आपके साथ 5-10 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं, या फिर जितने लोग भी काम कर रहे हैं, आप उनको गाइड कर पाओ, आप उनको सुपरवाइज कर पाओ। बात अगर पेशेंट की आ रही है तो आप पेशेंट को समझा पाओ कि उनकी डिजीज़ कंडीशन क्या है, उनको किस तरीके से अपना ध्यान रखना है, किस तरीके से जो डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं, नर्सेज एडवाइस कर रही हैं, उनको किस तरीके से वो सारी चीज़ों को फॉलो करना है, साथ साथ उनके फैमिली मेम्बर्स को समझाना है, ठीक है। फिर उसमें क्या आएगा, एक्सपीरियंस्ड नर्सेज ऑफन सुपरवाइज एंड मॉनिटर जूनियर स्टाफ, ठीक है, फॉस्टरिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो मैंने अभी बताया है आपको। फिर दूसरा आता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। भाई मैनेजमेंट का यही तो मतलब है कि आप देख रहे हो सारी चीज़ों को वार्ड में मैनेज कर रहे हो कि जो नर्सिंग केयर मिल रहा है, जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, या फिर जो ओवरऑल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ओवरऑल केयर मिल रहा है, हेल्थ केयर मिल रहा है, सर्विसेज मिल रहा है, वो क्वालिटी हो। तो क्वालिटी मेंटेन करने का काम, क्वालिटी इंप्रूव करने का काम इज़ द मैनेजमेंट ऑफ नर्सेज, ठीक है। तो ये हमारा रोल था। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ नर्सेज इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, बहुत ध्यान से सुनना, इज द क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है, न्यूज़ देखते होगे हॉस्पिटल में किसी के साथ किसी की डेथ हुई तो परिवारजनों ने तोड़फोड़ किया, हंगामा किया, या फिर कहीं इमरजेंसी में ऐसा कुछ ट्रेजेडी हो गया, कोई डिज़ास्टर आ गया जहां बहुत सारे लोग घायल हो गए, तो एक साथ 30-20 या फिर कहूँ 30, 60, 70, 80, 90 लोग अचानक से हॉस्पिटल में आए। हर कोई चाहेगा कि नहीं, मेरे पेशेंट का आप जल्दी इलाज करो, मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, आप मेरे पेशेंट को एडमिट करो, ऐसे वैसे। तो ये सब क्या होता है, क्राइसिस, भगदड़, शोर गुल, इमरजेंसी कैसा, बिहेवियरल इमरजेंसी, ठीक है। तो दिस इज़ द क्राइसिस। नर्सेज में इतना पावर होना चाहिए, इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो किसी भी टाइप के क्राइसिस को मैनेज कर पाएँ, ठीक है, किसी भी टाइप के क्राइसिस को मैनेज कर पाएँ। सबसे पहला एमरजेंसी रिस्पॉन्स मतलब भाई जब आप नॉलेजेबल रहोगे, आप एक्टिव रहोगे, तब आप सोच पाओगे कि अरे ये पर्टिकुलर इमरजेंसी आई है, मेरे को इसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना है। बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट की अचानक से कंडीशन एडवर्स हो गई, कोई इमरजेंसी आ गई, अब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करो, जबकि आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन उस मोमेंट पे एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा क्या करो। तो ये होता है क्राइसिस मैनेजमेंट। आपको आना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर इमरजेंसी में आपको कौन सा स्टेप लेना है, ठीक है। तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स, नर्सेज आर ट्रेंड, इसलिए नर्सेज को ट्रेन किया जाता है टू रिस्पॉन्ड टू एमरजेंसीज एंड प्रोवाइड अ क्रिटिकल केयर ड्यूरिंग क्राइसिस। नर्सेज को इतना ट्रेंड होना चाहिए कि वो कौन से इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा स्टेप लेंगे और किस तरीके से क्राइसिस को मैनेज करेंगे, ठीक है। दूसरा आता है क्राइसिस कम्युनिकेशन। भाई नर्सेज की बात तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है, हर किसी को नर्सेज के सर पे चढ़ना होता है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पेशेंट के अटेंडर्स हों। उन अगर कोई गलती हो गई तो सारी गलती नर्स की है, ठीक है। तो नर्सेज को इतना एबल होना पड़ेगा, इतना पोटेंशियल अपने अंदर रखना पड़ेगा कि वो, हर कोई चिल्ला रहा है फिर भी आपको बहुत पेशेंस के साथ लोगों से डील करना है, बात करना है, कम्युनिकेट करना है, मैटर को शांत करना है। तो इस तरीके से आपको ट्रेन होना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ट्रेन कर पाऊँ, ये अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। ये बिहेवियर अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, दे कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ठीक है, विद पेशेंट एंड फैमिलीज ड्यूरिंग अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। भाई देखो, अगर किसी का पेशेंट इमरजेंसी में है, ठीक है, उसको डर रहेगा उनके फैमिली मेम्बर्स को कि हमारे पेशेंट के साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, तो वो चिल्लाएंगे, शोर करेंगे। बहुत बार होता है कि फ्रस्ट्रेशन में आके आपको कुछ गलत बोल दें, तो ऐसा नहीं कि अगर वो आपको गलत बोलेंगे तो आपको भी उनको गलत बोलना है। ये आपकी ड्यूटी है कि बहुत ही पेशेंस के साथ इफेक्टिवली, ठीक है, प्रोफेशनली इफेक्टिवली, अगर आपको पता है, आप इतने नॉलेजेबल हो, एजुकेटेड हो कि उस पेशेंट की कौन सी डिजीज़ कंडीशन है, क्या इमरजेंसी है, आपको पेशेंट के अटेंडर को बताना है, उनको समझाना है कि आपके चिल्लाने से ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है।
आपको शांत रहना पड़ेगा, हमें हमारा काम करने दीजिए, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी भाई रिस्पांस के लिए तो हमें भी वेट करना पड़ेगा और आपको भी वेट करना पड़ेगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा तो भाई धैर्य बना के रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स के साथ कम्युनिकेट करके चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा आता मतलब लास्ट है कल्चरल कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। कल्चरल कॉम्पिटेंसीज इज नथिंग यार, मतलब ये क्या होता है ना कि डाइवर्स केयर। ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू हो तो आपको सभी हिंदू पेशेंट ही मिले। बहुत बार ऐसा होगा कि अदर रिलीजन के पेशेंट आपको मिलेंगे, या फिर अगर आप जिस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो डजंट मीन कि आपको सेम कास्ट के पेशेंट मिलेंगे। आपको अलग अलग कास्ट के पेशेंट मिलेंगे, अलग अलग कल्चर वाले पेशेंट मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो ज़रूरी नहीं है ना कि मैं सिर्फ हिंदू कल्चर को ही प्रमोट करूँ। भाई अगर मेरे पास एक पेशेंट आए हैं जो मुस्लिम है या फिर किसी अदर रिलीजन के हैं, तो इट्स माई ड्यूटी कि मैं जितनी वैल्यू अपने कल्चर की करती हूँ उतनी ही वैल्यू, उतना ही रिस्पेक्ट मैं उन पर्टिकुलर पेशेंट के कल्चर को भी दूँ, ताकि मतलब ऐसा होता है ना कि अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो मुस्लिम पेशेंट्स होते हैं, मान लो उनको हिजाब पहनना है, ठीक है, ऑल द टाइम विमेंस हैं वो कह रही नहीं मैं तो हिजाब पहनूंगी, तो इट्स माई ड्यूटी कि मैं उन पेशेंट के कल्चर को, कस्टम को उतना केयर दे दूं, मतलब उस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर दूं कि वो पेशेंट अपना जो भी रिचुअल फॉलो करना चाहते हैं वो वहाँ पे फॉलो कर लें। बस उनको इतना ध्यान में हमें रखना होगा कि उनकी वजह से किसी दूसरे पेशेंट को कोई डिस्टर्बेंस ना हो या फिर कोई हेल्थ इशू ना हो, और ना ही उनके खुद के हेल्थ को कोई इशू हो या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो। तो ये सब हमारा रोल होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में, ठीक है। तो ये डाइवर्स केयर वाला यही है, नर्सेस प्रोवाइड कल्चरली सेंसिटिव केयर, ठीक है, रिपोर्टिंग पेशेंट्स वैल्यूज बिलीव्स एंड कस्टम्स। वही बातें हैं भाई कि ऐसा नहीं है, जैसे कि मान लो जैसे मैं मुस्लिम पेशेंट का एग्जांपल दे रही हूँ, उनकी नमाज का टाइम हुआ है, अगर वो शांति से अपने बेड पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, जब तक आप नमाज पढ़ रहे हैं। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, दवा देना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैं 5 मिनट के बाद भी आपको इंजेक्शन लगा सकती हूँ, आपकी जब नमाज पूरी हो जाए तो ठीक है, मैं 5 मिनट वेट कर लूँगी, शांति से मैं वेट कर लूँगी। 5 मिनट के बाद जब उनका नमाज पूरा हो जाए हम उनको दवा लगा देंगे, ठीक है। मतलब इस तरीके से, जिस तरीके से हम अपने कस्टम का, अपने रिलीजन का, अपने रिचुअल्स का वैल्यू रखते हैं, मान सम्मान करते हैं, उसी तरीके से हमें अगर हमारे पास किसी दूसरे रिलीजन का पेशेंट है तो हमें उनका भी रिस्पेक्ट करना है, उनके भी कस्टम का, उनके भी रिचुअल की हमें वैल्यू करनी है, ठीक है। तो ये सारे हमारे रोल्स हैं जो कि हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में एक नर्स अपना रोल कंट्रीब्यूट करती है, वो नर्सेज का रोल होता है। अब इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है भाई? Nurses are integral to the healthcare delivery system, enhancing patients' care through their diverse roles, ठीक है, indirect care, education, advocacy, ठीक है, leadership, ठीक है। Their contributions are essentials for improving health outcomes and ensuring a responsive patient, ठीक है, centered health care environment। वही जो मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं कि एक नर्स जो होती है वो इंटीग्रल होती है, मतलब कि वो पूरक होती है, ये पूरे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को अच्छे से कंडक्ट कराने वाली, पूर्ण करने वाली नर्स ही होती है, ठीक है। अब चाहे बात पेशेंट को डायरेक्ट केयर देने की हो, ठीक है, या फिर उनको एजुकेट करने की हो या उनके एडवोकेसी की हो, ये सारे रोल्स नर्सेस के होते हैं। उसके बाद मतलब एक पेशेंट के हेल्थ को इम्प्रूव करने का जो काम होता है, ड्यूटी होता है, वो नर्सेस का होता है। तो ये हमारे कुछ रोल्स थे, नर्सेस का रोल था हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में, जो मैंने अपने साइड से आपको बताने की पूरी कोशिश की है। और नोट्स के लिए जो बच्चे बोलते हैं तो वीडियो में जो एज अ टेक्स्ट स्क्रीन पे आता है दैट इज़ द नोट्स, आपको टॉपिक वाइज वो लिखते चलना है। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि नोटबुक और पेन ले करके बैठो, ठीक है। तो चलो ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का ये एक टॉपिक हमारा रह गया था, रोल ऑफ नर्सेस, ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब इसको कैसे लिखना है? अगर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में आपसे लॉन्ग आंसर में पूछेगा तो आप ये वाला पॉइंट लास्ट में ऐड करना, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आप अपना वो इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट, कॉन्सेप्ट, मीनिंग ये सब लिखोगे, उसके बाद ये रोल ऑफ नर्सेज ऐड करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। और हाँ, एक और छोटी सी बात है, जिन बच्चों को ना साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के लिए टेंशन हो रही है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, तो डियर स्टूडेंट्स देखो, एक टाइम पे सारे लेक्चर्स अपलोड करना थोड़ा मुश्किल है, बट ओके ठीक है, मेरे पास बहुत सारे मेल्स आए हैं इन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, तो मैं इस पे भी इसके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, आपको नोट्स प्रोवाइड करने का या फिर लेक्चर प्रोवाइड करने का पूरा ट्राई करूँगी। बट
आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं नोट्स तो आप परचेज़ कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे ज़्यादा था बट मैंने आप लोगों के लिए रिड्यूस किया है। तो अब साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की कंबाइंड नोट्स आपको जस्ट 200 रुपीज़ में मिल जाएगी, ठीक है। जस्ट 200 रुपीज़ में आपको साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की नोट्स मिल जाएगी, जो कि तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। नॉट फॉर साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, इवन मेरे पास एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की भी नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप उसको भी परचेज़ करना चाहते हो तो नोट्स का जो प्राइस है, ठीक है, और उसको कैसे बाई करना है वो सारी डिटेल मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको परचेज़ करना हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं मुझसे, और अगर आपको परचेज़ नहीं करना है, आपको फ्री लेक्चर्स चाहिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की लेक्चर वीडियोज़ और साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ाई करते रहो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।